हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग के सिद्धांत चैप्टर का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम उन पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग के सिद्धांत का पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को पूरा कवर करवाने वाला हूँ बाजार मांग के बारे में। तो आज की क्लास में बाजार मांग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। बाजार मांग का अर्थ क्या होता है, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, बाजार मांग की तालिका, बाजार मांग का रेखा चित्र, तो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बाजार मांग पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मांग 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा व्यक्तिगत, ठीक है, और एक होता है हमारा बाजार। तो व्यक्तिगत का मतलब और बाजार का मतलब, यार एक मार्केट के अंदर अगर 1000 लोग खरीदने वाले हैं और उन 1000 लोगों में से मैं भी एक हूं, तो सिर्फ मेरी मांग क्या है, व्यक्तिगत है। एक इंडिविजुअल, हर पर्सन की, हर एक इंसान की जो मांग है वो व्यक्तिगत है। लेकिन अगर सारे 1000 लोगों की मांग को जोड़ दिया जाए जो उस मार्केट से खरीदते हैं, तो वो उस मार्केट की, वो उस बाजार की क्या निकल जाएगी, बाजार मांग बन जाएगी। तो बाजार मांग सिंपल क्या है, सभी उपभोक्ताओं की मांग के जोड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाजार मांग कह देते हैं। आइए जरा समझते हैं बाजार मांग की परिभाषा। बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं कि मांग के जोड़ को हम लोग बाजार मांग कह देते हैं। ठीक है, तो बाजार मांग की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगला, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले वही तत्व हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते थे। व्यक्तिगत मांग को क्या प्रभावित करते थे, यार अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाए, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाए तो उसकी मांग में प्रभाव पड़ेगा। सेम बाजार में भी यही चीज है। अगर फैशन, रुचि और प्राथमिकता, बाजार में जिन चीजों का फैशन चल रहा होगा, जिन चीजों को लोग प्राथमिकता दे रहे होंगे, जिन चीजों में लोग अभिरुचि दिखा रहे होंगे, उनकी मांग बाजार में ज्यादा होगी। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, अगर बाजार के अंदर किसी चीज की कीमत बढ़ने के चांसेस हैं तो अभी उसकी मांग बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर में किसी चीज की कीमत कम होने के चांसेस हैं तो अभी मांग उसकी कम हो जाएगी। परिवार में सदस्यों की संख्या, अगर बाजार में उपस्थित सभी लोगों के परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने लग जाए तो बाजार मांग बढ़ेगी, और परिवार में अगर सदस्यों के लोग कम होने लग जाए तो बाजार मांग में कमी आएगी। एक आ जाता है हमारा उपभोक्ता क्या है। बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं की मांग में अगर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है तो बाजार मांग बढ़ेगा, और कम हो रहा है तो बाजार मांग कम हो जाएगा। एक, संबंधित वस्तुओं की कीमत, बाजार में जो भी वस्तुएं उनकी संबंधित वस्तुएं भी हैं, अगर उनकी कीमत में परिवर्तन आएगा तो उस दूसरी वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन आएगा। तो ये सारे वही रीजन है जो हमने व्यक्तिगत मांग के अंदर पढ़े थे। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बाजार मांग को अलग से प्रभावित करते हैं। तो वो पॉइंट हम अलग से समझ लेते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या के आकार। सबसे पहले आकार समझो, फिर संरचना नीचे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जनसंख्या का आकार। देखो, किसी भी देश की जनसंख्या या किसी भी मार्केट के आसपास रहने वाले जो किसी भी मार्केट के आसपास रहने वाली जो जनसंख्या होती है वो भी मार्केट के यानी कि बाजार की मांग को प्रभावित करती है। अगर किसी बाजार के आसपास जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उस बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और अगर बाजार के आसपास की जनसंख्या खाली होती जा रही है, लोग छोड़कर जा रहे हैं उस एरिया को, तो बाजार की मांग भी धीमी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक वस्तु की बाजार मांग देश की जनसंख्या के आकार से भी प्रभावित होती है। जनसंख्या में वृद्धि बाजार मांग को बढ़ाएगी और जनसंख्या में कमी बाजार मांग को कम करेगी। एक है जनसंख्या का संरचना। जनसंख्या की संरचना जो होती है वो भी बाजार मांग को प्रभावित करती है। भाई, जनसंख्या के अंदर बूढ़े लोग ज्यादा हैं या फिर महिलाएं ज्यादा हैं या फिर बच्चे ज्यादा हैं या फिर पुरुष ज्यादा है, ये चीज भी बाजार मांग को प्रभावित करेगी। अगर किसी बाजार में के आसपास रहने वाली जो जनसंख्या है वहां पर ज्यादातर अधिकतर बच्चों की संख्या है, तो बच्चों की चीजें वहां ज्यादा बिकेंगी, उनकी मांग ज्यादा होगी। टॉफियां वहां पर बिकेंगी, खिलौने वहां पर बिकेंगे, छोटे बच्चों के कपड़े वहां पर ज्यादा बिकेंगे, ठीक है, शूज बिकेंगे। अगर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है तो वहां पर महिलाओं के यूज होने वाली चीजें जैसे साड़ियां, कपड़े, तो ये सारी चीजों की मांग ज्यादा होगी। अगर वहां पर बूढ़े लोग हैं तो बूढ़े लोगों के सामान की मांग ज्यादा होगी। तो याद रखना है कि जनसंख्या में जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी कि जो लोगों का अनुपात है, वो भी बाजार मांग को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो बाजार मांग को प्रभावित करता है दूसरा जनसंख्या की संरचना, व्यक्तिगत मांग को फैक्टर को हटा दिया जाए उसके अलावा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाता है मौसम और जलवायु में परिवर्तन। यार, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होते ही बाजार मांग पे प्रभाव पड़ता है।
अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो बाजार के अंदर लोग क्या करते हैं, गर्मियों के कपड़े हटाते हैं, जैकेट रखना शुरू कर दिया, हुडी रखना शुरू कर दिया, गर्म कपड़े रखने शुरू कर दिए, ठीक है। और बाजार के अंदर गर्मियों का मौसम आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, आइसक्रीम रखना शुरू कर दिया, तो गन्ने का जूस बेचना शुरू कर दिया। तो ये होता है, मौसम और जलवायु के अनुसार भी बाजार की मांग बढ़ती और घटती रहती है। आय का वितरण, आपको एक चीज याद रखना है कि अगर देश में लोगों की आय का समान वितरण है, समान वितरण मतलब अगर लोगों की इनकम लगभग एक जैसी, जैसे कि मान लो किसी एक एरिया में सिर्फ मिडिल क्लास लोग रहते हैं बहुत सारे, तो सबकी इनकम लगभग एक जैसी ही होगी, ठीक है, तो वहां पर आय ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। आपको याद रखना है, अगर किसी मार्केट के, किसी बाजार के आसपास सिर्फ और सिर्फ बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ चुनिंदा चीजों को खरीदते हैं, सिर्फ लग्जरी और गिनी चुनी चीजों को खरीदते हैं। तो अगर मार्केट के आसपास सिर्फ और सिर्फ बहुत अमीर लोग हैं तो बाजार की मांग कम मिलेगी, और बाजार के आसपास सिर्फ और सिर्फ बहुत गरीब लोग हैं तो गरीब लोग आय के अभाव की वजह से अपनी मांग कम रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अगर बाजार के आसपास या तो बहुत अमीर लोग हैं या फिर बहुत गरीब लोग हैं तो बाजार की मांग कम मिलेगी। अगर बाजार के आसपास कैसे लोग हैं, अच्छी इनकम वाले लोग हैं, यानी मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं, तो बाजार की मांग भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले यहाँ पर टोटल 10 कारण हो गए, जिसमें नए थे 4, नए कितने थे 4, बाकी के जो 6 थे वो तो पुराने ही थे जो हमने व्यक्तिगत मांग में पढ़ा था। अब हमने पढ़ने वाले हैं बाजार मांग फलन क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनके संबंध को हम लोग कहते हैं मांग फलन। एक वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मांग फलन। सेम ऐसे ही किसी वस्तु की बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो भी संबंध होता है, किसी वस्तु की बाजार मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में जो भी संबंध पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बाजार मांग फलन। यार फलन का मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है। जैसे आप फैशन में चेंज करोगे तो इस एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन आएगा, जैसे कि आप लोग इसकी कीमत में चेंज करोगे तो भी इसमें परिवर्तन आएगा। तो इन सब का मतलब क्या है, यहां पर एक एक करके एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, ठीक है, सबकी एक्सप्लेनेशन लिखिए कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बाजार मांग फलन आता है तो हम क्या लिखेंगे, मांग फलन, बाजार मांग फलन बाजार में मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में फलनात्मक संबंध दर्शाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच एक फलनात्मक संबंध दिखाने का काम करता है। 1 नंबर में ही आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बाजार मांग अनुसूची। यार बाजार मांग अनुसूची बहुत सिंपल है। मान लो मैंने एक कीमत ले ली, जैसे कीमत ले ली 5, 4, 3, 2, तो मैंने यहां पर कीमत को क्या करा है, कम करा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस बाजार में खरीदने वाले सिर्फ 2 ही उपभोक्ता है, एक का नाम है उपभोक्ता परिवार मान लेता हूं, ठीक है। ये 2 ही परिवार है, बाजार के अंदर से खरीदने वाले सिर्फ 2 ही परिवार है, एक है परिवार ए और एक है परिवार बी। आप चाहो तो परिवार सी बना लो, परिवार डी बना लो, परिवार ई बना लो, परिवार एफ बना लो, यानी आप जितने कॉलम ऐड करना चाहते हो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक से थोड़ा ज्यादा ही बना, तो मैंने यहां पर 2 बना दिए। अब देखो कीमत है 5, तो मैं मानता हूं परिवार ए 1 यूनिट खरीदता है और ये 2 यूनिट। अब कीमत हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कीमत कम कर रहे हैं तो परिवार ए की भी मांग बढ़ेगी और परिवार बी की भी मांग बढ़ेगी। नंबर आप अपने हिसाब से, कीमत जैसे यहाँ 5 लिया, आप 100 ले लो, 100, 90 ऐसे कर लो। अगर आप कीमत को बढ़ाओगे तो याद रखना, अगर कीमत को बढ़ाओगे तो दोनों की मांग को आपको कम करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको नंबर लेना है। तो बाजार मांग हम कैसे बनाएंगे भाई, जो ए है उसकी मांग को जोड़ो और जो बी है उसकी मांग को जोड़ो। जैसे 1 और 2 कितने हो गए भाई, यहाँ पे 3 हो गए, तो मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे, सबको हम जोड़ते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बाजार मांग तालिका है। आपको बाजार मांग तालिका में इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप बाजार में कीमत को कम कर रहे हो तो सबकी मांग को बढ़ा देना, अगर आप बाजार में कीमत को बढ़ा रहे हो तो सबकी मांग को घटा देना। यहां पर उपभोक्ता एक ए और बी है, परिवार ए और बी है। अब यहां पे परिवार ए बी सी डी जितना लेना है, लेकिन अगर आपने 3 लिया तो तीनों को जोड़कर बाजार मांग आ जाएगी, अगर 4 लिया तो चारों की मांग को जोड़कर बाजार मांग बन जाएगी। मतलब आपको इस तालिका को याद नहीं रखना, इस तालिका को आप एग्जाम में अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हो, अपने हिसाब से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कीमत बढ़ा रहे हो या फिर आप कम कर रहे हो। अगर कीमत कम कर रहे हो तो मांग को बढ़ा देना और अगर कीमत बढ़ा रहे हो तो मांग को कम कर देना, ठीक है। तो मतलब इस चीज का बस खास ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले नंबर पे है बाजार मांग वक्र। यार बाजार मांग वक्र क्या होता है, देखो एक तो आप इसे नंबर से बना सकते हो, या तो आप डाटा ले लो उसके हिसाब से बनाओ। जैसे यहां पर कैसे बना हुआ है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या करा, यहां पर दिखाया है मात्रा
यहाँ पर उन्होंने मात्रा को दिखाया जैसे मैंने बताया था, या फिर आप यहाँ पर मांग लिखो और यहाँ पर आप लिख सकते हो कीमत। या तो आप डाटा ले लो, कीमत उन्होंने 1 से लेकर 5 तक दिखाया और मांग में देख लेना हाईएस्ट नंबर का है, उसके हिसाब से पहले उन्होंने परिवार ए का बनाया, फिर परिवार बी का, और फिर बाजार मांग दोनों का डाटा बना दिया। इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना तो आप सिर्फ इसे रफ हैंड डायग्राम के रूप में भी दिखा सकते हो। सिंपल यहाँ पर आपको दिखाना है मांग, यहाँ पर आपको दिखाना है कीमत, यहाँ पर आपको दिखाना है 0 और फिर आपको डायग्राम बना। मान लो आप दो परिवार दिख रहे हो तो परिवार ए हो गया, मांग है, परिवार बी है, अगर मान लो 3 है तो परिवार सी है। अब फिर ऐसा करके बना दो, यार ये ज्यादा होगा तो सबसे आगे होगा ए जमा बी जमा सी, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लेना बाजार मांग, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग, तो सब तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बाजार मांग बन गया। ठीक है, डी नाम भी दे सकते हो इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया बाजार। अब तालिका रेखा चित्र आ गया तो आप रफ हैंड रेखा चित्र बना दो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर बाजार मांग हम लोगों ने पूरा सीखा। बाजार मांग में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, बाजार मांग का अर्थ, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, उसके बाद बाजार मांग की तालिका और उसके बाद बाजार मांग का रेखाचित्र। तो बाजार मांग हमारा बच्चों यहीं पर खत्म हो जाता है। अगली क्लास के अंदर इस चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।